बाजार में जाने से क्या सीख मिलती है, इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या कोई भी फल नीचे गिरा आपने भी देखा? आम कभी आपने देखा वो ऊपर गया होगा? नीचे गिरता है। कटहल गलती से अगर गिर गया तो कहां गिरेगा? नीचे ही गिरेगा। सब लोग जानते हैं बॉल अगर गिरती है तो कैसे? नीचे ही गिरती है, ऊपर तो जाती नहीं है। हमने मारा, ऊपर गई, फिर तो नीचे आएगी ना। तो अल्टीमेटली हर वस्तु जो ऊपर जाती है या ऊपर होती है वो नीचे ही गिरती है, हर व्यक्ति को मालूम है। लेकिन न्यूटन लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, और एक फल गिरा, एक सेब उनके पास गिरा। तो ऐसा क्या थॉट आया उनके पास जो उन्होंने न्यूटन का लॉ बना दिया? आप सोचिए। आपके साथ भी अक्सर ऐसी घटनाएं होती होंगी, लेकिन हम लोग उस पर तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। और वहीं पर न्यूटन ने ध्यान दिया तो आज न्यूटन हो गए। जरा सा सेब गिरने के पीछे न्यूटन हो गए। और वो सेब पहले भी गिरता था और आज भी गिरता है, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया। लेकिन न्यूटन ने तवज्जो दिया तो न्यूटन हो गए। सिमिलरली हर व्यक्ति को मालूम है कि हम अगर पैदा हुए हैं तो बड़े भी होंगे, और बड़े होंगे तो वृद्ध भी होंगे। हर व्यक्ति को मालूम है। हर व्यक्ति को मालूम है कि हम स्वस्थ भी रहेंगे और बीमार भी रहेंगे। हर व्यक्ति को मालूम है कि अगर जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो कभी न कभी परमात्मा के पास भी जाएगा ही जाएगा। हर व्यक्ति को मालूम है। लेकिन जब बुद्ध जो छोटे बच्चे थे, जब 18, 17 साल के, 14 साल के एज में आए, थोड़ा सा युवावस्था में आए, उनके जो माता पिता थे उनकी परवरिश इस तरीके से करते थे कि उनको किसी से मुलाकात नहीं करने देते थे। लेकिन एक दिन जब वो घूमने के लिए निकले तो उन्होंने रास्ते में देखा कुछ वृद्ध लोग थे। उन्होंने पूछा अपने लोगों से कि भाई ये लोग वृद्ध कैसे हैं? उन्होंने कहा सबकी स्थिति ऐसी होती है। आदमी जो पैदा हुआ है वो वृद्ध भी होगा, युवा भी होगा, बूढ़ा भी होगा। आगे बढ़े, उन्होंने किसी बीमार को देखा। उन्होंने कहा ये बीमार क्यों है? बोले हर व्यक्ति के साथ होता है, कभी शरीर स्वस्थ रहता है, कभी शरीर बीमार पड़ता है। ये तो जिंदगी का एक परम सत्य है। उनके मन में वितृष्णा जागने लगी। उन्होंने लोगों को भूख से बिलबिलाते हुए देखा, उनके मन में वितृष्णा जागने लगी। और अल्टीमेटली भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने घर द्वार का त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद तपोवन में आ गए। तपोवन में आने के बाद भी उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर वो पहुंचे गया, और गया पहुंचने के बाद उन्हें तपस्या करने के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो आज भगवान बुद्ध कहलाए। क्या ये सब कुछ तो सबके जीवन में घटना घटती है, लेकिन उन्हीं के जीवन में इस घटना ने इतना प्रभाव क्यों डाला? सभी के जीवन में घटनाएं घटती हैं, हम आप उसको एज यूजुअल लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग उसको वहां पर सोचने को विवश हो जाते हैं कि ऐसी घटना क्यों घट रही है। उसी तरीके से मैं जब कल बाजार गया, मैं एक शॉप के सामने में खड़ा था। सामने में एक दंपत्ति, पति पत्नी, करीब करीब एज होगी 70-75 के आसपास में। पति होंगे 75 साल के आसपास में, और वाइफ ऑब्वियसली 10-5 साल छोटी होगी तो 65 के आसपास में, उससे कम नहीं होंगी। और दोनों लोग चाट ठेला लगाए हुए थे। अब आप सोचिए कि आज 75 साल के वृद्ध व्यक्ति को भी चाट का ठेला लगा के सर्विस देना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। मुझे इससे यह पता चला कि उस एज में भी लोगों को काम करना पड़ता है। आप सोचिए, अगर उनके घर में कोई उनका ऐसा सहारा होता, मेरे अनुसार जो उनको सहारा देता, जो उनसे 10-5 हजार रुपया उनकी, भाई एक घर में खाने पीने के लिए कितना खर्च होता है? 10-5 हजार। अगर उतना भी सहारा उनके पास होता तो मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में जहां उनके हाथ पैर ढंग से नहीं चल रहे हैं, उनको चाट का ठेला जैसा कठिन काम करना पड़े। आप सोचिए जरा। दूसरा हमने देखा, उनके बगल में एक पति पत्नी, वो भी पति पत्नी, आजकल ज्यादा क्रेज है, पति पत्नी साथ में मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब भगवान ने गाड़ी के 2 पहिए के तरीके पति पत्नी को दिए हैं तो दोनों अलग थलग क्यों रहे? दोनों साथ में रहे, बहुत अच्छी बात है। हमने देखा एक छोटी सी दुकान थी, कपड़ों की दुकान, साड़ी की दुकान, दोनों पति पत्नी ने खोली हुई। और करीब हम उस दुकान के सामने में, क्योंकि मेरी जो वाइफ थी वो अंदर कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए गई थी, किसी काम से अंदर गई थी, करीब उनको 20-25 मिनट लगा। तो 20-25 मिनट में वहां बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहा था, क्योंकि जो महिलाओं की होती है खरीदारी, उसमें क्या आपको इंटरफेयर करना है, तो हम अपना चुपचाप बाहर खड़े हो जाते हैं।
तो हम 20-25 मिनट देखते रहे कि उस दुकान पे पति पत्नी दोनों लोग बेचारे बैठे हुए हैं और एक भी कस्टमर आने का नाम नहीं ले रहा, जबकि साड़ियां उन्होंने बाकायदा बिल्कुल सजा के साड़ियां रखी हुई है। तो वहां पर मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, खासकर जो 10 ज्ञान प्राप्त हुआ वो 10 ज्ञान आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मेरे इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भी समझ में आएगा कि क्या 75-80 साल के एज में भी आपको काम करना पड़ेगा, नंबर 1 चीज। और नंबर 2 चीज, ये जो मार्केट है ट्रेडिशनल मार्केट, जिस मार्केट में आज हर व्यक्ति जाता है अपना सामान खरीदता है, क्या यही एकमात्र मार्केट है, क्या यही एकमात्र विकल्प है कि हम कस्टमर का इंतजार करते रहें? और बेसिकली जिस सेक्टर में हम लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में, उस सेक्टर में और इस ट्रेडिशनल मार्केट में क्या डिफरेंस है, आज बेसिकली मैं उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। अक्सर आप लोग सुनते होंगे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में, मल्टी लेवल मार्केट के बारे में, और जैसे ही कोई व्यक्ति आपसे चर्चा करता है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तुरंत आप मुस्कुराकर समझ लेते हैं कि कोई न कोई फ्रॉड का धंधा आपके साथ होने जा रहा है, और उस व्यक्ति से आप थोड़ा सा उस व्यक्ति को अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, उस व्यक्ति से हटने का प्रयास करते हैं, उस व्यक्ति के पास चिपकने का प्रयास नहीं करते हैं, उस व्यक्ति से दूरी मेंटेन करने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो व्यक्ति को ऐसा उठाईगिरी का काम कर रहा है जो आपके जैसे साभ्रांत व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो आज उसी साभ्रांत व्यक्ति के ऊपर मैं एक छोटा सा ये वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इस इंडस्ट्री का सबसे शानदार व्यापार है, और इस शानदार व्यापार में भी लोग इसको समझने को तैयार क्यों नहीं है। एक साभ्रांत व्यक्ति अपने प्रेस्टीज का हनन क्यों इस सेक्टर में आने के बाद समझता है, आज हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो। सबसे पहला, लोगों को यह समझ में नहीं आता है, जो मेरी समझ में आया मैं बस वही डिस्कस आपसे कर रहा हूं, कि उस शॉप वाले ने जिसने साड़ियों की दुकान खोली है, कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपया उसने लगाया, दुकान डाली, 5-10 लाख रुपया लगाया, एडवर्टीजमेंट किया, बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है, अपना एक बढ़िया साड़ी सेंटर का नाम रखा हुआ है, और फिर उसके बाद सुबह से लेकर रात तक आरती दिखाने से लेकर रात में पूजा अर्चना करने तक वो उस दुकान में बैठता है, वहीं बैठकर वो खाना खाता है, वहीं बैठ के वो चाय पीता है, वहीं बैठ के वो चाट, बगल में जो हमने आपको बताया कि चाट वाले थे, वो चाट खाता है, वहीं बैठ के वो ग्राहकों का इंतजार करता है। कितना लाख लगाने के बाद? 10 से 20 लाख रुपया लगाने के बाद। एक छोटी से छोटी दुकान भी खोली होगी तो कम से कम 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट तो आज की डेट में है ही, क्योंकि सबसे पहले तो शॉप की पगड़ी हो जाएगी, उसका रेंट हो जाएगा, बिजली बिल हो जाएगा, उसके बाद आपको मटेरियल भरना पड़ेगा, भाई साड़ी है, ब्लाउज है, पेटीकोट है, सलवार सूट है, कोई भी चीज आजकल सस्ती तो आती नहीं है, हर चीज में महंगाई है। तो अगर 100 पीस भी साड़ी रखेगा तो सोच लीजिए 1 वैरायटी 2 वैरायटी कितनी वैरायटी होती है महिलाओं के लिए, तो कम से कम मेरे हिसाब से, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट तो मेरे अनुसार होगा ही होगा। अब ऐसे हर व्यक्ति को इतने दिन के अंदर में, जब से वो पैदा हुआ लेके तब से आखिरी तक, उसको ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा व्यापार हो सकता है भाई जो बिना इन्वेस्टमेंट के हो। एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, एक परचून दुकान खोलने के लिए कम से कम 20 से 25 लाख रुपया चाहिए, एक पान की गुमटी तक खोलने के लिए कम से कम लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया चाहिए। वो भी अगर गुमटी टाइप का खोलेंगे तो, कहीं दुकान टाइप का डालेंगे तब तो वो भी 5-7 लाख 10 लाख में पहुंच जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, साफ शब्दों में कहा जाता है नो इन्वेस्टमेंट, 1 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब लोगों को यही पल्ले नहीं पड़ता कि ऐसा कौन सा व्यापार हो सकता है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो फ्रॉड का काम होगा। नंबर 1 बात, मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी, जो मुझे वह ज्ञान प्राप्त हुआ वो मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, कि सिंपल लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना है, इन्वेस्टमेंट 1 पैसे का भी नहीं है। जब भी कोई आपको प्लान दिखाने आता है, आपसे यही कहता है नो इन्वेस्टमेंट, 1 पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी अपना साबुन तेल मंजन आप परचेज करते हैं उसी को बस आपको खरीदना है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो आपको लोगों के यहां जाने में थोड़ा बहुत खर्च आता है बस उतना ही, बाकी कोई आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इस तरह का जो लोग बात करते हैं,
तो आपका दिमाग कहां क्लिक करता है? डायरेक्टली आपका दिमाग क्लिक करता है कि ये फ्रॉड का धंधा है, इसलिए यहां इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी वहीं पर कुछ कंपनी वाले जब मनी सर्कुलेशन में आपको फंसा देते हैं, 10-20-50 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट करवा देते हैं, वहां आपको काम समझ में आ जाता है, क्योंकि वहां रोकड़ा लग जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का नंबर 1 फॉर्मूला, नो इन्वेस्टमेंट, एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां पर लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बताओ, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मेरे पास भी लोगों के फोन आते हैं, सर बताइए क्या करना है। तो मैंने उनको पूरा प्लान दिखा दिया कि भाई ऐसा है, ये प्लान इस तरीके का है, इस तरीके सा है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से प्लान काम करता है। तो बोले सर बताइए रोकड़ा कितना लगेगा? आपने कहा रोकड़ा किस बात का, यहां कोई रोकड़ा नहीं लगता। आप फ्री में आईडी ले लीजिए, उसके बाद 100 पे जाइए, जहां भी जितने का मन करे, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने का मन करे आपका, आप उतने का प्रोडक्ट परचेज करिए अपने घर के लिए जो आपकी खपत है। अब मेरे घर में हम लोग 2 लोग हैं, तो मेरे घर में मुश्किल से 2-2.5 में पूरा जो सामान आता है उसमें काम चल जाता है। किसी के घर में 10 लोगों का परिवार है तो भाई उसको 10,000 रुपए का चाहिए। किसी के घर में ज्वाइंट परिवार है, 25 लोगों का परिवार है, तो उसको और ज्यादा सामान चाहिए, साबुन, तेल, मंजन इत्यादि। अब मेरे घर में एक राइसिन ऑयल आ जाता है, पूरा महीना चल जाता है, लोगों क्या को 10 लीटर लग जाए। तो भाई ये डिपेंड करता है आपके परिवार के ऊपर, आपके खान पीन के ऊपर। तो यहां इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुद के जरूरत का सामान परचेज करना है, नंबर 1 बात, जो लोगों को हजम नहीं होता है। नंबर 2, मैंने वहां क्या फील किया उस 25 मिनट के अंदर में, कि वो लोग बेचारे दुकान पे बैठे हुए हैं और कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, टकटकी बांध के कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं। कौन सा कस्टमर? जो आकर उनसे पूछेगा कि भाई साड़ी इस क्वालिटी की है क्या, जरा दिखाओ साड़ी, तो उनका काम स्टार्ट होगा। बाकी इसके सिवा उनके पास दूसरा रास्ता है नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में आपको अप्रोच करना पड़ता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। वहां पर आपने शॉप डाल दी, मटेरियल लगा दिया, पूरा कुछ पुतले टाइप के होते हैं, उनको साड़ी पहना के पूरा डिजाइन से वो सब कर दिया जाता है, होर्डिंग बैनर लगा दिया जाता है। अब उसके बाद शॉपकीपर अपना बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कस्टमर का। अब वो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, जैसे ही कस्टमर आएगा मोबाइल रखा, शुरू हो गया और कस्टमर चला गया, फिर से मोबाइल स्क्रॉल, क्योंकि उसके पास समय बहुत है। ज्यादातर दुकानों पे आप देखेंगे लोग बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करते हैं आज की डेट में खासकर। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो क्या कर रहा है? मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, कस्टमर का इंतजार कर रहा है, उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको अप्रोच करना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको लिस्ट बनाना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको फॉलोअप करना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्लान दिखाना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्रोडक्ट दिखाना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में आपको सेमिनार में ले जाना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग में ये सब अलग कैटेगरी के काम करने पड़ते हैं। लिहाजा जो उस तरह के बंदे हैं जिनको की कस्टमर के इंतजार करने की आदत सी पड़ चुकी है, उनको ये काम ही समझ में नहीं आता है कि भाई हम तो वहां चुपचाप बैठे रहते हैं, आ गया कस्टमर तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, इंतजार कर रहे हैं, और आपका काम हम करेंगे तो यहां तो हमको अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच करेंगे तो लोग ना भी बोलेंगे, मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी। तो इस तरह से ज्यादातर लोग इस सेक्टर को इसलिए नहीं करना चाहते हैं। अब यहां पर समय की बात कर लीजिए, तीसरा पॉइंट, समय की बात कर लीजिए। समय क्या है? अगर आपने शॉप डाली है तो आपको सुबह 10 बजे इस बात की चिंता होने लगती है कि कस्टमर कहीं आके वापस न चला जाए, लिहाजा आपको 10 बजे दुकान खोलनी है। या आपके इलाके में 9 बजे दुकान खुल जाती होगी तो आपको 9 बजे दुकान खोलनी है, और रात के 10 बजे, 10:30 बजे अपना एक टाइम आप फिक्स करते हैं, या 9 बजे, जितने बजे भी आपका मार्केट बंद होता है। अब उतनी देर की सर्विस तो आपको देनी ही देनी है, उतनी देर की सर्विस आपको देनी ही देनी है। जैसे पनकी का इलाका है, पनकी के इलाके में जनरली लोग रात के 11 बजे 12 बजे तक भी शॉपिंग करते हैं। आप परेड वगैरह चले जाइए तो वहां 2-2 बजे रात तक लोग शॉपिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली वहां की दुकानें 2 बजे रात तक खुली रहती हैं। तो सुबह में वो लोग देर से खोलते हैं, कोई 11 बजे खोलेगा, कोई 12 बजे खोलेगा। जनरली मार्केट परेड वगैरह में 12 बजे दुकानें खुलती है, और रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक बाहर आप घूमने चले जा सकते हैं माल लोड परेड पे।
तो सब जगह का अपना अपना सीन है, लेकिन जितना भी समय निर्धारित है वो आपको देना ही देना है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, इस टाइप का कोई फिक्स ही नहीं है। भाई हमने किसी को फोन किया, हमने कहा भाई आपसे मिलना चाहते हैं, बोला ठीक है शाम को 7 बजे आ जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। शाम को 7 बजे हम उसके यहां पहुंच गए। उसने कहा 8 बजे आ जाएगी, मुलाकात हो जाएगी, तो हम 8 बजे पहुंच गए। उसने कहा 9 बजे आ जाइए, मुलाकात हो जाएगी, तो हम 9 बजे पहुंच गए। जैसा उसने टाइम दिया उस हिसाब से हम पहुंच गए। तो यहां कोई टाइम का फिक्सेशन ही नहीं है। कभी कभी मेरे घर वाले भी सोचते हैं कि कब ये बंदा घर में रहेगा और कब उठ के बैग लेकर चल देगा, कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि यहां कस्टमर का ही भरोसा नहीं है। कब कौन आपको कब समय दे रहा है इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो इसलिए अब एक चीज और समझिए कि मान लीजिए कि उसने 8 बजे बुला दिया और मैंने 8 बजे किसी और को अपॉइंटमेंट दे रखा है, या मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल खुद का काम है 8 बजे में, तो मैं उसे डिनाई कर दूंगा। मैं बोल दूंगा कि भाई आज 8 बजे नहीं, हम कल 8 बजे आपसे मिलेंगे। तो बोलेगा नहीं नहीं कल तो फिर 8 बजे मेरे पास समय नहीं, आप परसों 8 बजे आइए। तो ठीक है भाई, परसों आ जाएंगे 8 बजे। तो इस तरीके से जो इनडायरेक्ट ट्रेडिशनल मार्केट है वहां पर एक टाइम फिक्स है, और अगर आप वहां नहीं गए और कस्टमर आपका चला गया तो आपका नुकसान हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, आप कस्टमर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आप टाइमिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप सुबह 6 बजे भी वर्क कर सकते हैं, दोपहर में भी वर्क कर सकते हैं, जब आपके पास समय हो और आपके प्रोस्पेक्ट के पास समय हो, दोनों का मिलन हो गया और आपका काम स्टार्ट हो गया। सिंपल फॉर्मूला है। तो यहां टाइम का कोई ऐसा बंधन नहीं है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में क्या होता है कि अपने को एजुकेट होना पड़ता है, और ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, बस इन्वेस्टमेंट किया बैठ गए। वहां आपको कोई सिखाने वाला नहीं है भाई। आप साड़ियों को कैसे बेचोगे ये कोई आपका प्रतिद्वंदी आपको सिखाने वाला नहीं है। आप जहां से साड़ी परचेज करोगे वो आपको सिखा सकता है, वो आपको बताएगा कि ये कॉटन की साड़ी है, ये फलाने साड़ी है, ये आजकल के ट्रेंड की साड़ी है, तो ये शादी ब्याह की साड़ी है, तो ये इतने की है, और इसमें कितना % आप रखना चाहते हो। तो लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, पर्ची लगा के उसमें रखे रहते हैं। आजकल ये भी एक सिस्टम है, पर्ची लगा दिया हुई है। मेमोरी सबकी कमजोर हो गई है, तो उसमें पर्ची लगा देते हैं, अपना 10% 20% उसमें ऐड कर लिया, और उसमें 2000 की साड़ी पड़ी तो उसमें लिख लिया 20% के हिसाब से 2400 का रेट लिख लिया। बोले इसको 2400 का हमको बेचना है। अब जैसे कस्टमर आया, बोले हाँ कितना, तो बोले पलटा, बोले 2400 रुपया। इस तरीके का ट्रेंड है वहां पे। बस इतना होता है। इसके सिवा आपको ग्राहक को कैसे डील करना है, कैसे ग्राहक के साथ आपको बातचीत करनी है, कैसे अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कैसे लिस्टिंग करनी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक अप्रोच करना है, कैसे ग्राहकों को, ये सारा कुछ आपको खुद ब खुद डिसाइड करना है। कोई आपको एजुकेशन देने वाला नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं बनी है, कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। कहीं भी किसी स्कूल में, कॉलेज में इस तरह की पढ़ाई नहीं होती है जहां पर आपको साड़ियों के सेल के बारे में सिखाया जाए, जहां पर आपको रेडीमेड गारमेंट्स के सेल के बारे में सिखाया जाए। कोई नहीं सिखाता। एक हमने आपको बताया, जहां से आप लाएंगे वो थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देगा, बाकी कोई भी नहीं देगा। इवन साथ वाले जो आपके लोग होंगे, जो आपके जैसे ही कपड़ों का सेल लगा के बैठे होंगे, वो भी ये चाहेंगे कि आपका धंधा बर्बाद हो जाए और आप इस मार्केट से बाहर जाए। अगर परचून दुकान आप खोल के बैठ गए हैं तो आपके जो आसपास के परचून दुकानदार होंगे वो यही चाहेंगे कि इसकी दुकान बंद हो और हमारी दुकान ज्यादा चले। कहां से नसुंडे ने दुकान खोल लिया। ये है वो मार्केट। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहां पर आपको ज्वाइनिंग करने के बाद एजुकेट करने का प्रयास किया जाता है, सिखाने का प्रयास किया जाता है। इवन आपके कपड़ों के बारे में बात की जाती है कि भाई आपके कपड़े इस हिसाब के होने चाहिए, आप स्वच्छ कपड़े पहन के जाइए, आप टाई पहन के जाइए, आप बैग लेकर जाइए, आप अपनी किट बना के जाइए, आप टूल लेकर जाइए, आप वहां पर जाके इस तरीके से प्लान दिखाइए, उसके लिए सफेद पन्ना रखना चाहिए, अच्छा खासा पेन रखिए, लोगों को दिखना चाहिए, उस तरीके से बैठ के प्लान दिखाइए, आप यहां बैठिए, आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा ऐसे बैठेगा, आप उसके राइट हैंड में बैठेंगे, उसके लेफ्ट हैंड में बैठेंगे। इस तरीके से सारा कुछ आपको बताया जाता है। आई कांटेक्ट उसके साथ करना है, ये आपको बताया जाता है। लिस्ट आप कैसे बनाएं, ये बताया जाता है।
पब्लिक को मोटिवेट कैसे करना है, ये बताया जाता है। यहां पर एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, आपका मेंटर होगा वो आपका एजुकेशन देगा, आपका अपलाइन होगा वो आपको एजुकेशन देगा, आपकी कंपनी में एजुकेशन सिस्टम होगा, आपकी कंपनी हमेशा एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करती है और आज की डेट में वही कंपनी अच्छी है जिसका एजुकेशन सिस्टम सबसे स्ट्रांग है। और अगर आपका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपकी कंपनी का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो आप इस सेक्टर में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। अब यहीं पर लोगों को बात समझ में नहीं आती है, बोले क्या है फालतू की बात, बचपन से लेके आज तक तो पढ़ाई करते करते, ग्रेजुएशन करते करते इतना परेशान हो गए और फिर तुम आ गए हमको पढ़ाने के लिए, फिर हमको आ गए सिखाने के लिए, हमको ज्ञान दोगे कि हमको कपड़े कैसे पहनने हैं, हमको ज्ञान दोगे कि बोलना कैसे है, हमें तो सब आता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। मनुष्य का रेजिस्टेंस पावर इतना स्ट्रांग है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि डायरेक्ट सेलिंग के विषय में उसको रत्ती भर भी नहीं पता है। उसको सीखने की जरूरत है, अच्छे अच्छे मोटिवेटर से सीखने की जरूरत है, अच्छे अच्छे ट्रेनर से सीखने की जरूरत है, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत है। आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जो हाई क्लास के लीडर्स हैं वो सिखाते हैं वहां पे कैसे आप लोगों से बातचीत करें, कैसे आप लोगों का माइंडसेट करें, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, कैसे लोगों की टीम बनवाएं, कैसे अपनी बड़ी टीम तैयार करें, कैसे उस टीम को मोटिवेट करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज करें, कैसे लोग मोटिवेट हो जाए। आप तो मोटिवेट हो गए, लेकिन आपके लोग मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको उस हिसाब से सिखा नहीं पा रहे हैं। इस तरीके का बहुत सारा प्रोग्राम इस सिस्टम में चलता है, जिसको कि ट्रेडिशनल मार्केट के लोग सुनने को ही तैयार नहीं है, समझने को ही तैयार नहीं है। तो एजुकेशन एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक है जिसको लेकर डायरेक्ट सेलिंग बहुत अलग है ट्रेडिशनल मार्केट से। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हम आप विज्ञापन के गुलाम हैं। अगर इसको हम सही शब्दों में कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं है कि हम आप विज्ञापन के गुलाम हैं। चाहे आप विज्ञापन टीवी में देखें, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसमें विज्ञापन आपको दिखता है, धीमे धीमे वो विज्ञापन आपके जीवन में, आपके दिमाग में इतना बड़ा रोल अदा करता है कि आपकी जिंदगी उसी विज्ञापन के अनुसार चलने लगती है। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, आप बैठ के मैच देख रहे हैं, उस मैच में जितना विज्ञापन आ रहा है वो विज्ञापन कहीं ना कहीं, एडवर्टीजमेंट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट करता चला जा रहा है। आप सोचिए, छोटा सा एग्जांपल समझिए। ये तो हमने दिन रात चलने वाले टेलीविजन के बारे में बताया, दिन रात चलने वाले सोशल मीडिया के बारे में बताया। अभी कुछ दिन पहले मैं आगरा गया। आगरा जब मैं गया तो जैसे ही आगरा में आप एंट्री करेंगे, हाईवे से जैसे ही आगरा के लिए आप कटेंगे, वैसे ही आपको एक, वहां आपको पता होगा आगरा का पेठा बहुत फेमस है, और वहां पर जैसे ही आप घुसेंगे वैसे ही आपको एक पंछी पेठा करके बड़ा सा होर्डिंग दिखाई देगा। अब हम लोगों ने उतना तवज्जो नहीं दिया, आया एक बार, ठीक है, आया देख लिया, अच्छा पेठा मिलता है, आगरा का पेठा तो फेमस है ही, हमने उतना तवज्जो नहीं दिया। मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे बढ़े, फिर एक बड़ा सा होर्डिंग आया, फिर उस पर लिखा हुआ था बड़े बड़े से पंछी पेठा, फिर तवज्जो नहीं दिया, फिर आगे बढ़े, फिर आधे किलोमीटर पे जहां मुझे जाना था वो मेरे हिसाब से करीब करीब 14 किलोमीटर होगा हाईवे से। उस 14 किलोमीटर में हर आधे किलोमीटर पे एक बड़ी सी होर्डिंग और उसमें पंछी पेठा और बड़ा बड़ा सा विज्ञापन, बहुत अच्छा सा पेठा बना हुआ, व्यापारी है, फोन नंबर वगैरह सब कुछ। अब आप सोचिए कि अपने होटल में पहुंचते पहुंचते मेरे दिमाग में पंछी पेठा सेट हो गया था, पंछी पेठा सेट हो गया था। और जब मैंने वापसी की तो मैं जिस शॉप पे रुका पेठा खरीदने के लिए, मैंने उससे ये नहीं कहा कि तुम ये पेठा दिखाओ, वो पेठा दिखाओ, मैंने उससे सीधा ये पूछा कि भाई पंछी पेठा का बहुत प्रचार देखा है, तुम पंछी पेठा दिखाओ। सोचिए एडवर्टीजमेंट का कितना बड़ा फर्क होता है कि एक व्यक्ति के दिमाग को वो बिल्कुल बार बार एक ही चीज दिखा के आपके दिमाग में भर देता है
कि इसी विज्ञापन का प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, और यही ट्रेडिशनल मार्केट में होता है। अब बात डायरेक्ट सेलिंग की करिए। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, विज्ञापन ही नहीं होता। यहां कंपनी कहती है कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर भी आप, कंज्यूमर भी आप, और यहां पर ब्रांड एम्बेसडर भी आप, तो प्रचार भी आप ही करोगे। हम क्यों किसी सेलिब्रिटी से प्रचार करवाएं, हम क्यों सेलिब्रिटी को पैसा दें? हम वो जो सेलिब्रिटी को पैसा जा रहा है, वो जो टीवी में होर्डिंग्स देने में जो विज्ञापन पे खर्च हो रहा है, वो जो हमारा पैसा बच रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा कमीशन देने में जो पैसा बच रहा है, वही दोनों जोड़ के तो हम टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको इनकम प्लान बोला जाता है। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में विज्ञापन नहीं आता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में विज्ञापन नहीं आता, एक, और ट्रेडिशनल मार्केट में जम के विज्ञापन आता है, दो। तो आपको तो आदत पड़ी है नंबर 2 वाली, विज्ञापन जिसका आएगा उसी का सामान खरीदेंगे, विज्ञापन जिसका नहीं आएगा वो तो रद्दी का टोकरा है। इसलिए भी ट्रेडिशनल मार्केट में जब जाकर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आपसे कहते हैं कि आपकी कंपनी का नाम तो कभी सुना ही नहीं है, कभी टीवी में तो विज्ञापन देखा नहीं, कैसे आपकी कंपनी अच्छी हो गई। एक सज्जन तो हमसे बोले कि आपका तो शेयर मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है आपकी कंपनी, तो अच्छी कैसे हो गई? तो भैया शेयर मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है, आपको जानकारी नहीं है कि शेयर मार्केट में क्यों कौन सी कंपनी लिस्टेड होती है। हमारी कंपनी को पैसे की जरूरत ही नहीं है, तो हमारी कंपनी सिस्टम, अलग सिस्टम लेकर चल रही है डायरेक्ट सेलिंग का। हम तो लोगों को इनकम प्रोवाइड कराने के लिए काम कर रहे हैं, हम तो बेरोजगारी दूर भगाने के लिए काम कर रहे हैं, हम तो बीमारी दूर भगाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहां से बात आ जाती है यहां पे किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट की? एडवर्टीजमेंट के लिए है तो जिस कंपनी में 1 करोड़ 30 लाख लोग जुड़ा हुआ है, वो सब 1 करोड़ 30 लाख रुपया तो ब्रांड एम्बेसडर ही है। सब मिलकर चिल्ला रहा है आईएमसी की तुलसी बहुत बढ़िया, आईएमसी की तुलसी बहुत बढ़िया, आईएमसी का ज्योति प्लस बहुत बढ़िया, आईएमसी की तुलसी बहुत बढ़िया, आईएमसी का ज्योति प्लस बहुत बढ़िया, कर तो रहे एडवर्टीजमेंट। अब आपको भरोसा है टीवी के विज्ञापन पे, वैसे व्यक्ति पे आपको भरोसा है जिसने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको प्रचार करके समझा रहा है, आप उसके प्रचार से मोटिवेट होकर खरीद रहे हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम। तो ये भी एक समस्या है जो मैंने वहां खड़े होके बाजार में महसूस किया। अब अगली बात जो मैंने वहां देखा, तो वो बुजुर्ग जो चाट का ठेला लगाए हुए थे, तो वो ठेला लगाए हुए थे, दैट वाज शॉप। और वो जो पति पत्नी शॉप डाले हुए थे साड़ी की, वो भी एक दुकान है। तो ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखेंगे कि एक दुकान होती है, बिना दुकान के वहां धंधा नहीं होता है। दुकान होती है, वो चाहे गोल चकरी वाला लेके चारों तरफ लगा के और वो खड़ा होके सेल करेगा, लेकिन है वो शॉप है वहां पे। लेकिन जब बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है तो नो शॉप, यहां कोई शॉप ही नहीं है। अक्सर लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट कहां से ले, बोले मैं हूं ना, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और फिर जब वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तब उनका भी जिम्मा हो जाता है, वो भी अपने लोगों से बोलना स्टार्ट कर देते हैं मैं हूं ना। तो ये तो वही मूवी का सीन हो गया, मैं हूं ना, हर चीज में मैं हूं ना। शॉप तो कहीं है ही नहीं, हर जिले में एक शॉप बना हुआ है जहां से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर जो हम लोग हैं वहां से प्रोडक्ट लाते हैं या ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। यहां तो सिस्टम है, हर कंपनी में आज की तारीख में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सिस्टम है ऑनलाइन मंगवाने का, तो यहां भी सिस्टम है ऑनलाइन मंगवाने का। तो यहां किसी शॉप की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को ट्रेडिशनल मार्केट के लोग हजम ही नहीं कर पाते हैं। बोले बिना दुकान के माल कैसे बिकेगा भाई? माल बेचना है तो दुकान तो ठिकाना चाहिए आपको, और यहां पर ठिकाने का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए यह सिस्टम आपका सही नहीं है। इसलिए लोग इस सिस्टम को एडप्ट करने में कतराते हैं, क्योंकि यहां शॉप ही नहीं है। तो हम तो कह देते हैं लोगों से कि भैया आपको शॉप रखने का शौक है तो आप रखो ना, कौन मना कर रहा है? भाई भर लो दुकान में 50 लाख का माल आए, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी का, क्या दिक्कत वाली बात है? भरिया, कौन मना ही है? कंपनी तो मना नहीं कर रही है। कंपनी तो कह रही है कि भाई आप यूज करिए, आप बेचिए, आपका काम है यूज करना, आपका काम है बेचना, आप बेचिए। कंपनी ना शॉप रखने से मना करती है, कंपनी ना शॉप रखने के लिए कहती है, कंपनी ना इन्वेस्टमेंट के लिए मना करती है, कंपनी ना इन्वेस्टमेंट नहीं करने को बोलती है। यहां तो आप स्वच्छंद हैं। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शॉप खोल के बैठे हैं।
ऐसे लोग पड़े हैं जो 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके शॉप खोल के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं शॉप खोल सकते आप? खोलिए, कौन मनाही है। लेकिन A to Z लोगों के लिए यहां कंपलसरी नहीं है। ये बिना शॉप के धंधा होता है। यहां जहां हम खड़े हो जाते हैं वही हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। देवघर के रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हो जाते हैं, हमारा वही काम स्टार्ट हो जाता है। हम ट्रेन से आसाम जा रहे होते हैं, मेरा धंधा चल रहा होता है। हम कामाख्या देवी दर्शन के लिए जाते हैं, मेरा धंधा चल रहा होता है। हम जगन्नाथपुरी के बीच पे टहलते हैं, मेरा धंधा चल रहा होता है। हम गोवा के बीच में मंडराते हैं, मेरा धंधा चल रहा होता है। यहां किसी शॉप की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, अभी हमने आपको एक जानकारी दी कि उस सेक्टर में जिसमें आप हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में, आपको कोई भी व्यक्ति समझाने को सिखाने को तैयार नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम में आपको एजुकेशन देने के लिए आपका अपलाइन तैयार खड़ा है। आपको यह बताने के लिए तैयार खड़ा है कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूं। तैयार खड़ा है आपकी जिंदगी बदलने के लिए, तैयार खड़ा है आपके जीवन में बाहर लाने के लिए। आप जितनी इनकम करेंगे उससे ज्यादा खुशी उसको मिलने वाली है। अन्य सेक्टर में जेलसी की भावना है और इस सेक्टर में अपलाइन आपका बहुत खुश होता है जब आप कहते हैं कि मेरा 50,000 का इनकम आया, मेरा 1 लाख का इनकम आया। वो कहो आपका वीडियो बना के अपने फेसबुक पे डाले कि मेरी टीम का ये बंदा इतना लाख रुपया महीना कमा रहा है, मेरी टीम के बंदे ने ये क्वालिफाई कर लिया, मेरी टीम का बंदा जा रहा है विदेश घूमने के लिए, मेरी टीम का बंदा जा रहा है गोवा घूमने के लिए, मेरी टीम का बंदा जा रहा है, मेरी टीम का बंदा। वो इतना खुश होता है जितना प्राउड वो अपने परिवार पे फील नहीं करता, उतना प्राउड वो टीम पे फील करता है। आपकी भी जब टीम होगी और आपके टीम के लोग जब अचीवमेंट लेंगे तो आपके अंदर जो खुशी होगी, आप वो महसूस करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट में इस टाइप की खुशी तो है ही नहीं। इसलिए यहां एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज्यादा होता है कि एक बंदा कार परचेज करता है तो 100-500 लोग उसको बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं। 100-50 लोग वीडियो अपलोड करके फेसबुक सब पे डाल देते हैं। तो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वाले बहुत ज्यादा मजा वो करते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। अरे प्रचार नहीं करते हैं, यहां एक्साइटमेंट है। ट्रेडिशनल मार्केट में जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने कार परचेज करी तो उनके पड़ोसी भी जलने लगे। पड़ोसी भी इसी ताक में है कि साल कैसे काम ये ले आया कार, बताओ जरा। आदमी जल रहा है, भुन रहा है। परिवार में कोई व्यक्ति ले आया गाड़ी तो भाई लोग भुन रहे हैं, जले जा रहे हैं। अरे यार गाड़ी ले आया, कर्जे में लेके आया होगा, ये लाया होगा, मतलब दुनिया भर के एक्सक्यूज उसके ऊपर, दुनिया भर के लांछन उसके ऊपर। एक तो बेचारा गाड़ी परचेज करके लाया, ऊपर से आप उसको ताना दिए पड़े हैं। खुशी नहीं है किसी के अंदर। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हद से ज्यादा एक्साइटमेंट है। अभी कानपुर के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग में जिस कंपनी में मैं हूं, अगर कोई बड़ी गाड़ी परचेज करता है तो 50 लोग उसको, 100 लोग मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाते हैं बधाई देने के लिए। वाह भाई वाह, तुमने तो नाम रोशन कर दिया, तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। और वो 50 लोग अब वीडियो बना बना के फेसबुक पे डाल रहे हैं। ऑटोमेटिक प्रचार हो रहा है। ये है एक्साइटमेंट का व्यापार। तो यहां अपलाइन ऐसा ही होता है। अब उस सिस्टम में, ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा अंतर है, इनकम का अंतर। कैसे? ट्रेडिशनल मार्केट में आप जितना पैसा लगाते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है। जितना आपका रिटेल होता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है। जितना आप समय देते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम होती है। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में लोग कहते हैं भाग्य सही नहीं है, भाग्य बेकार है, या भाग्य उसका बहुत अच्छा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भाग्य निर्भर नहीं करता। इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में जो बंदा काम कर रहा है वो अपने आप में अकेला है, तो उसका ही भाग्य डिपेंड है, उसका ही भाग्य काम कर रहा है उस बिजनेस में। अगर भाग्य अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं, मैं ज्यादा भाग्य को नहीं मानता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि हमारे नीचे 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोगों की टीम होती है। मे भी मेरा भाग्य बहुत दसुंढा है, मान लिया मैंने,
ज्योतिषी ने कहा कि भाई आपका भाग्य तो इतना थर्ड क्लास है कि पूछिए नहीं। मान लिया आपने, मेरे हाथ की रेखाएं सही नहीं है, मान लिया मैंने। लेकिन मेरे हाथ की रेखा सही नहीं है। मेरी टीम में जो 10,000 लोग हैं, क्या सबके सब नसुड्ढे हैं? क्या सारे नसुड्ढे मेरी ही टीम में आ गए? क्या उनमें से किसी का भाग्य अच्छा नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए इस सेक्टर में भाग्य ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो किसी का भाग्य तो अच्छा होगा भाई। 10,000 में एक आदमी भी अच्छे भाग्य वाला आपकी टीम में नहीं आया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसलिए यहां पर जो इनकम होती है, नो डाउट स्ट्रगल है डायरेक्ट सेलिंग में। सीखना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अनलिमिटेड इनकम है, लिमिटेड इनकम नहीं है यहां पे। बिना पैसा लगाए इनकम, बिना समय लगाए इनकम, और जम के इनकम। लेकिन वहां पर फिक्स इनकम। अगर आपको 10 लाख रुपए लगा के 25,000 रुपए आ रहा है, अब आपको 25,000 को 50,000 करना है, तो आप 10 लाख को 20 लाख करिए, समय को भी बढ़ाइए, अपने ग्राहकों को लुभाइए और अल्टीमेटली इनकम करिए। ये फॉर्मूला है वहां पे। यहां टीम बढ़ाते चले जाइए, जितनी बड़ी टीम बढ़ाते चले जाएंगे उतनी बड़ी इनकम आपकी होती चली जाएगी। तो यहां पर अनलिमिटेड इनकम है। अब लास्ट में हमारा पॉइंट है टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। व्हाट इज टाइम फ्रीडम, व्हाट इज मनी फ्रीडम? समय से आजादी और पैसे से आजादी। आप सोचिए, क्या ये समय की आजादी और पैसे की आजादी, पहली बात तो 99% आदमी समझता ही नहीं है व्हाट इज टाइम फ्रीडम एंड व्हाट इज मनी फ्रीडम। लेकिन जो लोग जानते भी हैं, तो क्या वो वाकई में समय से आजाद है और पैसे से आजाद है? सर्विस करने वाले क्या समय से आजाद है, पैसे से आजाद है? मे भी बहुत अच्छी सैलरी हो, मे भी आप पैसे से आजाद हो सकते हैं। आप होटल में गए खाने के लिए, आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा। मे भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, मे भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आप जो भी सामान चाहे वो परचेज कर सकते हैं, मे भी। लेकिन क्या आप समय से आजाद हैं? आप ड्यूटी नहीं करेंगे पैसा आएगा? ड्यूटी तो आपको करना ही होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, तब जाके साल में एक बार कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी समस्या आ जाए, उनसे बोला जाए कि भाई फलाने डेट को आपको फलाने जगह पहुंचना है, बहुत जरूरी है, तो उनके पास इतनी दिक्कतें हो जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि समय की आजादी नहीं है। उन्हें काम तो करना ही पड़ेगा। नो वर्क नो मनी। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर किसी व्यापारी से आप बोल दीजिए कि भाई चलो मेरे साथ 1 महीना घूमने के लिए, हम लोग जगन्नाथपुरी घूमते हैं, कामाख्या घूमते हैं, चलो 1 महीने के लिए घूमने चलते हैं, तुरंत वो आपसे कहेगा कि भैया माफ करो, 1 महीने घूमने के लिए जाएंगे, चलो उसमें जो 25-50 हजार रुपया खर्चा हो जाएगा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 महीने जो मेरी दुकान बंद रहेगी उसका क्या? जो 1 महीने दुकानदारी से मेरा नुकसान होगा उसका क्या? और दुकानदारी से जो नुकसान हुआ सो हुआ, कस्टमर टूट के दूसरे के यहां चला जाएगा, फिर वो कस्टमर वापस नहीं आता, उसका क्या? अल्टीमेटली वो अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं है। इवन आपने कई बार देखा होगा कि उनके घर में लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो वो अपने किसी स्टाफ को भेज देते हैं, ड्राइवर को भेज देते हैं, लेके जाओ उनको दिखा के लाओ, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। शादी ब्याह में आपने देखा होगा कि वो हमेशा लेट से पहुंचते हैं। हो सकता है 500-1000 रुपए का लिफाफा देते हैं, उनमें भी एक सामान्य आदमी 100-200 रुपया देता है। हो सकता है उनके पास पैसे की उतनी दिक्कत ना हो, लेकिन समय नहीं है। तो क्या सबके पास समय की आजादी और पैसे की आजादी है? जवाब है नहीं। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में आते हैं, तो यहां पर आपको समय की भी आजादी मिलती है और पैसे की भी आजादी मिलती है। थोड़े दिन आप काम करते हैं, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जम के आप मेहनत करते हैं, बड़ी टीम बन जाती है आपकी। अब आप अगर 10 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं, 20 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं और फोन पे भी टच में रहते हैं लोगों के, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप जब लौट के आते हैं तो बढ़ के ही आपकी इनकम आती है। एक व्यक्ति की शादी हुई, जब शादी हुई तो उसके ससुराल वालों ने पूछा कि भाई करते क्या हो? तो बोला कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। बोले ये क्या बवाल है? तो बोले वो क्या बताएं आपको, है बिजनेस है, इस तरीके का है, कभी बैठेंगे तब बताएंगे।
चूंकि लड़के के जो परिवार वाले थे बड़े स्ट्रांग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, तो लड़की वालों ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, शादी कर देते हैं, लड़का ठीक है, देखने में भी अच्छा है, कुछ करता ही है, नहीं कुछ होगा तो पारिवारिक व्यापार तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शादी हो गई। शादी हो गई, उस समय लड़की घर आई तो देखा कि एक चेक पड़ा हुआ था 1,35,000 रुपए का। तो लड़की ने पूछा कि भाई ये चेक कैसा पड़ा हुआ है? बोले ये जो मैं काम करता हूं उसी का पे आउट है। बोले अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम ठीक ठाक कमाते हो? बोला हाँ ठीक ठाक कमाते हैं। बोला चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। ससुराल वालों ये सब लोगों ने प्लान किया उसको बाहर भेजने हनीमून पे। पैसे ठीक ठाक आ रहे थे, वो 1.5 महीने के लिए हनीमून पे चला गया। 1.5 महीने बाद लौट के आया तो देखा तो एक लिफाफा एक और पड़ा हुआ था, 1,45,000 का पे आउट। अब पत्नी ने देखा 1,45,000 का, बोले ये तो मेरे साथ था 1.5 महीने से, 45 दिन इसने काम ही नहीं किया और 1,45,000 का पे आउट आया है, इसका जरूर कुछ गड़बड़ है। अपने मायके फोन किया, बोले नहीं पहले ठीक से पता कर लो उसके बाद बात करना, जल्दीबाजी में कदम उठाना ठीक नहीं है। तो लड़की ने कहा चलो कोई नहीं। 15 दिन और बीता। 15 दिन वो बेचारे गए काम पे, कभी गए कभी नहीं गए। अब फिर महीना लगा, फिर एक चेक आ गया 1,66,000 रुपए का। लड़की ने फिर देखा, बोले 15 दिन ही काम पे गए हैं, उसमें भी 90% तो घर ही में रहे हैं, गए नहीं हैं, और उसके बावजूद ही 1,66,000 का कुछ न कुछ गोरख धंधा है। अब फिर पापा को फोन किया, बोली पापा कुछ तो गड़बड़ है, 3 महीने से इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है चेक बढ़ के आता है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। अब सारे उनके जो पेरेंट्स थे वो आ गए, उनके और रिलेटिव 4, 6, 10 लोग दंदनाते हुए घर पहुंचे। बोले भैया बैठो, तुम 3 महीने से मटरगश्ती कर रहे हो, तुम्हारा चेक तब भी बढ़ के आ रहा है, क्या काम करते हो बताओ, और नहीं तो भैया राम राम तलाक की बात आ जाएगी, क्योंकि मैं गलत आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दिया हूं, ऐसा मुझे महसूस होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए और 1 महीने के बाद ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में एक कार्यक्रम हो रहा है, उसका ये कार्ड है, आप वहां आ जाइएगा, मैं वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा कि मैं क्या करता हूं। और वो सज्जन अपने परिवार को इन्विटेशन कार्ड दे दिए, और जिस डेट को सेमिनार होने वाला था उस सेमिनार में भयंकर भीड़ थी, 25-50 हजार लोगों की भयंकर भीड़ थी। और उस सेमिनार में अचानक से अनाउंस किया गया, मिस्टर, उन्हीं के पति का नाम कि मिस्टर डैश डैश डैश, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है आज पूरे भारत में, उन्हें सम्मानित किया जाता है। मैं उन्हें स्टेज पे आमंत्रित करना चाहता हूं। और उन्हें स्टेज पे आमंत्रित किया गया, और स्टेज पे आमंत्रित करने के बाद उन्हें तमाम रिवार्ड दिए गए, तमाम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने अपनी पत्नी को भी स्टेज पे बुलाया और पत्नी से कहा कि भाई समझ लो, मैं यही काम करता हूं, यही काम है मेरा, लोगों की जिंदगी बदलने का काम करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करता हूं, और इसमें मैं क्या करता हूं ये इंपॉर्टेंट आज की तारीख में नहीं है। आज की तारीख में पूरे भारत में 50,000 लोगों की मेरी टीम बन चुकी है। उनको गाइड करना, उनको सही रास्ता दिखाना, उनकी टीम में बढ़ोतरी कैसे हो, उनका टर्नओवर कैसे बढ़े, उनके घर पैसा कैसे ज्यादा से ज्यादा जाए, बस यही हम लोग आत्ममंथन करते रहते हैं, इसी के पीछे प्रयास करते रहते हैं, इसी के पीछे सेमिनार करते हैं, इसी के पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करता है, इसी के पीछे हमारे सारे अपलाइड वर्क करते हैं। मैं तुम्हारे साथ घूमने चला गया, लेकिन उन लोगों ने साबुन तेल मंजन करना बंद नहीं किया, उन लोगों ने अपनी इनकम के लिए फाइट करना बंद नहीं किया, लिहाजा मेरी इनकम बढ़ के आती रही। यही है वो सिस्टम। तो अगर आप लोगों को बात समझ में आती हो तो इस सिस्टम में आप मेरे साथ जुड़िए। मेरा नाम है प्रवीण चंद्रा, मैं कानपुर से चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। आप सभी लोगों का इस सिस्टम में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं इस सिस्टम में तो आपका सपोर्ट, भली भांति आपका सपोर्ट करूंगा और आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए मैं, हम दोनों लोग, पति पत्नी दोनों लोग, हम लोग, मैं प्रवीण चंद्रा और पूनम चंद्रा दोनों लोग, हम लोग कृत संकल्पित हैं और आप लोग मेरे साथ जुड़िए। मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फोन करिएगा, तमाम वीडियोज मेरे पड़े हुए हैं उनको देख लीजिएगा, समझ में आए व्यापार,
अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन को रंगीन करना चाहते हो, अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां चाहते हो, और साथ में आप इस विचारधारा के हो कि आपके जीवन में तो खुशियां आए